हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यो देशभक्त, यो देशभक्त, यूथ इंडिया। लग रहा है ना एकदम कलरफुल, जैसे फ्लैग का कलर है एकदम अपना। ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है और अपना वाइट तो है ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मस्त। ओके, वेलकम एवरीबॉडी। आज अपने कॉस्ट शीट खत्म करने का पूरा कोशिश क्या कर ही देंगे, और आखिरी का कुछ सवाल बचा है, तैयार रहिएगा। और उसके बाद वी विल फिनिश द चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बतानी है वो बता के आगे बढ़ता हूं और स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। लास्ट क्लास क्या किए थे मुन्ना? न्यू कॉस्ट शीट सीखे थे, होप यू रिमेंबर। क्या चेंजेस था, ध्यान है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी टेस्ट या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप कहां माइनस होता है, नया जगह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले, और प्राइमरी पैकिंग भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आ गया। ऑफिस एंड एडमिन मार्केटिंग या जनरल नेचर का नीचे आता है और प्रोडक्शन नेचर का ऊपर आता है। उस बेसिस पे एक सवाल किए थे और कुछ होमवर्क दिया गया था आपको, करेक्ट? क्या क्या होमवर्क था, कोई बताएगा मेरे को? होमवर्क नंबर मैं भूल गया हूं क्योंकि मेरा सारा ही मार्क्ड है ऑलमोस्ट। होमवर्क नंबर बताएगा कोई? शायद 1 था, 1 लास्ट में था, उससे पहले 2 छोटा छोटा था। होमवर्क क्या क्या था, कोई बताएगा? 13 बज गया, 21 बज गया, और 1 एक बार करवाना है मेरे को। 14 और 18 था, ठीक है, 14 और 18, ठीक है। फोर्टीन बड़ा ही छोटा सवाल था। क्या सबने कर लिया 14? 14 का आंसर सब कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एंड वेरियस आइटम एंड प्रॉफिट अर्न। जैसे वो क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। वर्क्स ओवरहेड का 175%, ये है ऑलमोस्ट सेम टाइप का सम्स है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम। नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आदित्य बोला भैया जनरल वर्ड है, जनरल मतलब हो गया तुम्हारा सेलिंग नेचर, तुम प्रोडक्शन नेचर नहीं मान सकते एडमिन एक्सपेंसेस को, ठीक है।
तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, एक्सपेंसेस कुछ है नहीं तो यही प्राइम कॉस्ट है। वर्क्स ओवरहेड 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड इज इतना, तो ये 10,000 हो जाएगा क्योंकि 17,500 बाई 175%। हाँ ठीक है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सपेंसेस इतना है। सीओजीएस में ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे आना है, ठीक है। क्योंकि कोई गलती कर देता है कि हम ऊपर ले ले तो वो और हिंट दे रहा है कि ऊपर मत लेना। ये आ गया आपका एडजस्टेड क्या, वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के बाद आप ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट करेंगे 10,500, और क्या करोगे बताओ, 10,500 और क्या करोगे बताओ, 14,500 माइनस, तो आपका COP आ जाएगा। COP के बाद आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करोगे तो आपका COGS आ जाएगा, और वो आपको दिया हुआ है 55,000। तो रिवर्स वर्किंग करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस सब कितना बोल रहे हैं, मटेरियल परचेजेस 35,500। किंजल आप बोल रहे हैं 35,000 केवल, बाकी लोग बोल रहे हैं 35,500। एक बार चेक कीजिए 35,500 है क्या, सिर्फ ऊपर तक जाना है और नीचे उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरल ऐड करके COS आ जाएगा। ये तो सिंपल है, 6,000 और जुड़ जाएगा तो 61, और यहाँ पे है 75, तो बैलेंसिंग फिगर हो गया 14,000 प्रॉफिट। वेरी सिंपल, सेम टाइप का सवाल जो क्लास में किए थे। ओके 35,500 ही लिखना चाहते थे आप, 35,000 लिख दिए थे, तो 35,500 आया था आंसर, ठीक है। 14 वॉज इजी। 18 बहुत बड़ा सवाल किंतु इजी सवाल, काफी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जाना था, सिर्फ COP निकालना था अर्नव मेटेलिक लिमिटेड का। आओ बताते रहना क्या चीज कहां डाले हो, ओके बताते रहना क्या चीज कहां डाले हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, बताओ कहां डाले हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी कहां डाले हो। चलो एक दो ठो बताते चलो कि कहां इसको एडजस्ट कहां पे किए हो, कॉस्ट शीट के कौन से लेवल पे, और न्यू कॉस्ट शीट बनाना था तो उस हिसाब से बताओगे। ओके आदित्य का आंसर आया भैया, प्रोडक्शन ओवरहेड वर्क्स ओवरहेड कुछ भी बोल लीजिए, प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा ये। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कुछ भी बोल लीजिए। वेरी गुड, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज, स्टॉक के लिए जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो सब भी किधर आएगा, वो भी फैक्ट्री। हाँ तो ये भी प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन, सब प्रोडक्शन। परचेजेस प्राइम कॉस्ट, वेजेस पेड प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP कहाँ एडजस्ट होता है बताइए, ये तो आपको आता है ना वर्क्स कॉस्ट से COP जाने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल किस में आएगा, COP में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट COP। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन, लो लिख दिया, तो ये कहाँ आएगा बताओ, ये प्रोडक्शन नेचर का है तो ये COP में आएगा। और अदर्स को आप कहाँ ले आओगे बताओ,
अदर्स को आप कहाँ ले आओगे बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से, मतलब वो COS का पार्ट बनेगा। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग द स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी कहाँ आएगा? COP में माइनस होगा क्योंकि सेल हुआ है। अदर्स नहीं आएगा? अदर्स क्यों नहीं आएगा? अदर्स नीचे आ जाएगा ना, जनरल नेचर का मान के। जो फैक्ट्री और प्रोडक्शन नेचर का है वो ऊपर, और जो अदर्स है वो नीचे। ठीक है, अदर्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो ओ हाँ वो ठीक है, COP केवल निकालना है तो काम का नहीं है, बात सही है, बट मैं आपको बोल रहा हूं नीचे आएगा। ठीक है, हाँ मैंने इसीलिए लिख दिया ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। वो काम का है कि नहीं पता नहीं। नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी ये कौन सा है? प्राइमरी, बिना इसके काम नहीं होगा। नेसेसरी है, नेसेसरी यानी ये करना जरूरी है, तो ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, ये भी COP में आएगा। ओके, सैलरी पेड टू डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर आदमी है, डायरेक्टर, बताओ ये सैलरी किसको देते हैं? डायरेक्टर आदमी को। प्रोडक्शन ओवरहेड मानोगे या ऊपर ही मानोगे? टेक्निकल काम कर रहा है तो ऊपर ही आएगा, या ऊपर ही मानोगे तो बताओ? सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल आदमी है, मतलब ये सेलिंग का आदमी नहीं है। चलो ये वाला एक बताओ फटाफट, क्या करोगे? टेक्निकल आदमी का डायरेक्टर का सैलरी पेड टू डायरेक्टर कहाँ आएगा? बताओ। नहीं नहीं नहीं, इन्वेंट्री का इंश्योरेंस फैक्ट्री में ही करवा लेते हैं बाबू श्वेतम। चैटे देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इन्वेंट्री, नहीं नहीं नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा उसमें। एडमिन ओवरहेड में डायरेक्टर का सैलरी ले लो, ठीक है। हाँ, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी COP का पार्ट मानोगे, COP का पार्ट ही मानोगे। वर्क्स कॉस्ट में नहीं आएगा, COP में आएगा। एडमिन ओवरहेड मान लेना, जनरल नेचर इसके जैसे, बस जनरल नहीं सॉरी, फैक्ट्री नेचर। सैलरी पेड टू डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आप अगर वर्क्स ओवरहेड में लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक टेक्निकल बात है, बट ये टेक्निकल स्टाफ सब कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में, तो ऑफिस में लेना यानी COP में लेना। ठीक है, ओके ओके। श्वेतम भी COP बोला था, ओके ओके ठीक है। एडमिन ओवरहेड, ठीक है, प्रोडक्शन नेचर, वेरी गुड। आदित्य भी यही बोला था, वेरी गुड, ठीक है। चलो
ये हुआ कॉस्ट शीट खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 से होमवर्क। बस अब कुछ छोटे मोटे सवाल जिसमें कुछ टेक्निकल बड़े बड़े बातें, और खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। पोपोय कंपनी, पोपोय इज अ मेटल एंड अ वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर। ये क्यों पढ़ रहा हूं मालूम? क्योंकि नीचे खर्चा देखना है कि वो कंपनी कैसा है, उस हिसाब से उसका क्या खर्चा हो सकता है। मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट्स टू होम कंस्ट्रक्शन मार्केट, यानी कि एक तरीके से B2B है, बनाता है और कंस्ट्रक्टर लोग को दे देता है। आओ उसका अक्टूबर महीने का कुछ देखते हैं, क्या खर्चा है क्या है। सैंड पेपर, सैंड पेपर जानते हो, घिसने के जो काम आता है, वैसे तरीके का पेपर होता है सैंड पेपर। आप देखोगे आपको जब काम पड़ेगा, ये सब आपके परव्यू के बाहर है क्योंकि अभी तक आप इतना जानते नहीं हो, बट घर बनाते समय सैंड पेपर लगता है घिसने विसने के लिए। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट्स, याद आ रहा है, ये सब चीज पढ़ाया हुआ है। लुब्रिकेंट जो तेल वेल लगता है, कूलेंट जैसे गाड़ी में भी लगता है, कूलेंट्स मशीन में लगता है सब। मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, लेबर का भी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नेचर का दे दिया। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर दिया। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग क्लोजिंग। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग। प्लांट का लीजिंग कॉस्ट मतलब रेंट, रेंट ऑफ प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी का रेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन प्लांट, फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट। अब डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस दिया। सेल्स रेवेन्यू यानी ये टोटल सेल्स है। प्रमोशन जो किए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मार्केटिंग सैलरीज यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर सर्विस यानी आफ्टर सेल सर्विस। बस ये सब बनाना है आपको। आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बट आपको अलग से कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बताना है, यानी कि COP अलग से निकाल के आपको उसको पेस्ट कर देना है इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो चलिए COP तक एक शेड्यूल बनाइए। क्या भैया? एकदम सिंपल, शेड्यूल ऑफ COP तक का एक काम कीजिए, और ऊपर वाले फिगर्स कहाँ आएंगे ये सब आपको मालूम होगा। सैंड पेपर, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और आपका लुब्रिकेंट एंड इतना, ये सब बताइए कहाँ आएंगे। चलिए, इनडायरेक्ट मटेरियल है तो कहाँ आएगा बताइए। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ आएगा बताइए। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ आएगा बताइए। प्रोडक्शन नेचर का है, फैक्ट्री नेचर का है, यानी कहाँ आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। वेरी गुड आदित्य। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बताइए कहाँ आएगा। वैसी लुब्रिकेंट भी फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल। मिसलेनियस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। बाकी तो आपको मालूम है, प्राइम कॉस्ट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, ये प्राइम कॉस्ट। और बाकी बता दिया हूं, सिर्फ बताओ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कहाँ आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कहाँ आएगा। चैटे बताओ, चैटे।
वेरी गुड। देखो अब ये कौन सा मटेरियल है, अपने ऑब्वियसली इसको डायरेक्ट मटेरियल का परचेजेस कहाँ है, डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस के साथ मान सकते हैं दिस इज कॉस्ट रिलेटेड टू डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल का हैंडलिंग कॉस्ट, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ आएगा। वेरी वेरी गुड आदित्य, किंजल, श्वेतम, कॉस्ट रिलेटेड टू डीएम, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। वैसे आप मटेरियल चैप्टर भी पढ़ोगे तो वहां सब समझ में आएगा। वैसे मैंने आपको बोला था आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, चैटे तो बहुत अच्छे कर रहे हो। डन यहां तक? तो सीओपी निकल गया होगा। अब बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट बताने, तो सीओपी कितना आया बताओगे एवरीबॉडी? सीओपी कितना आया? एक जन लिखा था 23 लाख, आया क्या आपका भी 23 लाख एवरीवन? मैंने सब एडजस्टमेंट कहाँ होगा बता दिया। अब उसके बाद बनाना था इनकम स्टेटमेंट, जहां वो सीओपी को यूज करना था। इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट पीएल, नथिंग बट पीएल, नॉर्मल है, पीएल है, तो आपको इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल बनाना है बस। उसमें सेल्स से स्टार्ट होता है। सेल्स क्या लिखते हैं अपने, जितना सेल्स है, कितना है सेल्स बताइए? सेल्स बताइए कितना है? सेल्स रेवेन्यू 34 लैक्स, एम आई राइट? यस 34 लैक्स माइनस सीओपी एडजस्ट कर दो, सीओपी शेड्यूल 1 जो ऊपर बनाए थे रेफर शेड्यूल 23 लैक्स, है कि नहीं, है कि नहीं? और क्या करोगे बताओ? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सीओपी में ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे, या आप इसको इनर कॉलम कर लो, चलो ठीक है, ताकि आपको सिंपली समझ में आए। इसको 23 लाख इनर कॉलम में लिख के यहाँ एडजस्ट करो। सीओपी के साथ क्या एडजस्ट करते हो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एफएम में हो गया था, बट जो लोग सिर्फ ग्रुप 1 किए हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो सिर्फ ग्रुप 1 किए हैं उनके लिए बता रहा हूं कि यार कुछ नहीं होता, सेल से स्टार्ट होता है, उल्टा काम। मतलब अब कॉस्ट शीट सीओपी तक बन गया, अब सेल से पीछे चलते हैं, बट पहले खर्चा सीओपी के वाला खर्चा माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना था? एफजी 2.5 लाख 375, ठीक है। एडजस्ट करके जो आएगा उसको क्या बुलाते हो? सीओजीएस। सेल से सीओजीएस माइनस होता है, फटाफट बताओ सीओजीएस कितना हो गया? फटाफट बताओ सीओजीएस कितना हो गया? 1.25 हट जाएगा 21.75, ये लेस कर दोगे तो क्या आ जाता है बताओ? ये लेस करने के बाद क्या आता है बताओ? सीओजीएस सेल से हट जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा बताओ भैया? प्रॉफिट आ जाएगा। कौन सा नेचर का भैया? इसको ग्रॉस प्रॉफिट बुलाते हो। क्या बुलाते हो इसको? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी सेलिंग खर्चे माइनस करना बचा है। सीओपी 24 लाख आया किंजल का, और कोई का 23 बोल रहा है। एक बार चेक करो तो सीओपी में क्या गड़बड़ हुआ। मैं टोटलिंग कर देता हूं। अल्टीमेटली मैं फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं खर्चा सारा ऐड कर रहा हूं और जो जो माइनस होता है माइनस कर रहा हूं, ठीक है? मैं कर रहा हूं। ट्वेंटी 24 आ रहा है मेरा भी, 23 कैसे आ रहा है?
मेरा भी 24 आ रहा है, बिल्कुल सही 24 आ रहा है। श्वेतम देखो तो 24 आ रहा है, बाकी लोग बताओ कितना आ रहा है। मेरा भी 24 आ रहा है, तो ये 22 हो जाएगा। ट्वेंटी फोर आदित्य। श्वेतम आपका कुछ गड़बड़ हुआ है, 24 एग्जैक्टली आ रहा है मेरा भी। सिर्फ खर्चा ही तो, सब कुछ तो बता दिया कहां जाना है, अब तो प्लस माइनस करना है। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कर लोगे तो सेलिंग खर्चे माइनस कर देना, जो भी ये नीचे वाले चारों हैं, और माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सारे चारों जोड़ देता हूं एक बार आपके लिए। 1.5, 2.5, 1.75 और 2.5, 8.25। तो आ जाएगा आपका क्या, नेट प्रॉफिट, जिसको आप क्या बुलाते थे, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो भी इंटरेस्ट के पहले, यानी ऑपरेटिंग खर्चा। ईबीआईटी बोल लो, नेट प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी। हाँ, 3 लाख रुपया आंसर। नेट प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल कॉस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी। ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा सारा हटा दिया इनकम स्टेटमेंट में। ईबीआईटी का फुल फॉर्म बताओ तो भैया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो आप लोग बचपन में बनाते थे। अब पीएल एप्रो का काम होता है सारा, अब इसके बाद सारा पीएल एप्रो का काम होता है, जिसमें अपने क्या करते हैं, इंटरेस्ट हटाते हैं, इंटरेस्ट हटाते हैं, उसके बाद अपने टैक्स हटाते हैं, टैक्स हटाने के बाद अपने प्रेफरेंस डिविडेंड हटाते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड हटाने के बाद अपने इक्विटी डिविडेंड हटाते हैं, और बचा हुआ चीज कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, या रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देते हैं। जो लोग एफएम पढ़ेंगे वो और अच्छे से समझ पाएंगे, जो अभी एफएम नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, वेरी सिंपल, जो बचपन में आप पीएल बनाते थे वही है। डन। क्वेश्चन 1 क्लियर है। इसका पार्ट 2 नहीं करना है आपको, वेरिएबल फिक्स्ड कौन सा है, अभी आप लोग इतना स्मार्ट नहीं हुए, बाद में और अच्छे से समझ पाओगे। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है उसका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इन नेचर का, तो वो इतना जरूरी नहीं है, वैसे आएगा भी नहीं है सब बात, ये मैंने एक्स्ट्रा में ही बोला है। ओके ओके, आओ। तो 1 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, क्या क्या बचा, 13 और 21। चलो आओ खत्म करें फटाफट। 13 ट्राई करोगे एवरीबडी, 13 ट्राई करोगे एवरीबडी, ट्राई, गिव इट अ ट्राई। कर लिया तो डेप्रीसिएशन का श्वेतम, डेप्रीसिएशन कॉस्ट में ऐड किया तो श्वेतम, डेप्रीसिएशन को कॉस्ट में लिए थे तो फैक्ट्री प्रोडक्शन नेचर में लेके किए थे ना, अपने डेप्रीसिएशन ऊपर माइनस कर दिए तो EBIDTA दरकार नहीं है, ठीक है। आओ फटाफट। थर्टीन ट्राई करोगे एक बार पढ़े हुए, चलो रीड करो, रीड करो एवरीवन। आज आप आजाद हो भैया, आजादी 15 अगस्त को होता है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे 1950, 26 जैन। रीड करो 13 एवरीबडी एकदम आराम से। क्या क्या निकालना है, कंडेंस्ड पीएल स्टेटमेंट, वही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इजी चीज है।
कंडेंस्ड मतलब छोटे फॉर्म में, क्योंकि काफी चीज का शेड्यूल बना दिए हो आप लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ही दिए, अलग से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन ओवरहेड का एक फॉर्मेट बनाना, मतलब एकदम सिंपल, यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट कॉस्ट ऑफ सेल्स, शेड्यूल बनाओगे किसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया, उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, पीएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, उसके बाद सारा कौन सा खर्चा, फाइनेंशियल खर्चा अगर है तो वो पीएल में आ जाएगा अलग से, अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स तक करना है, फिर अदर देन और भी खर्चा होगा तो वो लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कौन सा खर्चा आता है आपको मालूम है, उसका शेड्यूल बनाते वक्त जो आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस निकालोगे, उसका एक और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 बना देना, यानी ये हो जाएगा शेड्यूल 3। तो जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का शेड्यूल में ये दोनों डालोगे तो उसका एक अलग से नीचे नोट करते रहना, ठीक है। हाँ चलो पढ़ते हैं। कुछ ट्रायल बैलेंस दिया है आपको जिसमें इन्वेंट्री का वैल्यू दे दिया तीनों का, ठीक है। ये ऑब्वियसली ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, फिर आपको ऑफिस अप्लायंसेस दिया है, ऑफिस अप्लायंसेस दिया है, ये क्या है भैया, फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स दे दिया, सेल्स रिटर्न भी दे दिया तो नेट सेल्स निकाल लोगे, मटेरियल परचेजेस दिया है आपको, ठीक है, फ्रेट इंक्लूडेड इन इनकर्ड ऑन मटेरियल, तो मटेरियल परचेजेस के साथ कॉस्ट ऐड हो जाएगा, माइनस मटेरियल रिटर्न, ये तीनों मटेरियल के परचेजेस से रिलेटेड है, डायरेक्ट लेबर दे दिया, इनडायरेक्ट लेबर अपने को मालूम है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री ओवरहेड, रिपेयर्स फैक्ट्री ओवरहेड, लाइट एंड पावर, लाइट पावर हो सकता है फैक्ट्री में भी लग रहा हो, ऑफिस में भी लग रहा हो, नहीं तो बोलेगा नहीं तो फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे, वैसी रेंट एंड टैक्सेस भी ले लेंगे, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स कमीशन ऑब्वियसली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, ये प्राइम कॉस्ट है, ये भी प्राइम कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड एक्सपेंसेस, अगेन ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, तो ये क्या आएगा, एडमिन ओवरहेड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ये कॉस्ट शीट आइटम नहीं है, कि है नहीं है, इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल खर्चा है, उसको अपने ऊपर एडजस्ट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में मतलब या पीएल के टाइम, सीओएस में ये नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। अब नीचे देखो क्या क्या दिया हुआ है, अक्रूड एक्सपेंसेस, अच्छा अक्रूड है कितना, 8,000, यानी यहां पेड था, ये डायरेक्ट लेबर अक्रूड और है, इनडायरेक्ट और अक्रूड है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड अक्रूड और है, यानी इंटरेस्ट पेड 2,000 है और इंटरेस्ट अक्रूड 2,000 है, यानी 4,000 टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है। और वैसे ही डायरेक्ट लेबर 168 है, इनडायरेक्ट लेबर 1800 और है, यानी 1920 है, ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड करना है, डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड करना है, 5%, 10%, 4% ऑन दी ओपनिंग बैलेंसेस जो यहां दिए हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप बोलोगे भैया ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2017 का है, आपको बनाना भी 31 मार्च 2017 का है, इसमें डेप्रिसिएशन जो भी नीचे नोट्स है ना वो एडजस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली यही मानेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर मान लोगे एडजस्टेड है तो कुछ मतलब नहीं है करके, ठीक है, मानेंगे ये सब एडजस्टमेंट एडजस्टेड नहीं है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट, क्या बोल रहा है, हीट लाइट एंड पावर अकेले का नहीं है, फैक्ट्री में है, ऑफिस में है और सेलिंग का है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड तीनों में आएगा। रेशियो दे दिया 8:1:1, तो जो लाइट हीट और ये लगा था टोटल कितना है 65,000 8:1:1 में डिवाइड करना आता है आपको, कर देंगे और रिस्पेक्टिव जगह चला जाएगा। वैसे रेंट एंड टैक्सेस 2/3 टू द फैक्ट्री एंड 1/3 फॉर ऑफिस, ठीक है, मतलब ये 2/3 फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा और 1/3 ऑफिस या एडमिन ओवरहेड में जाएगा। डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग पे जो डेप्रीसिएशन है वो फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग इन द रेशियो ऑफ 8:1:1, मतलब सिर्फ बिल्डिंग का जो है वो सिर्फ किस में पड़ेगा आपका 8:1:1 में तीनों में बटेगा, यानी किस में वही सेलिंग फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में। बट जो ऑफिस अप्लायंसेज है वो सिर्फ एडमिन ओवरहेड होगा और जो प्लांट है वो सिर्फ प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड होगा। बस हो गया, समझा दिया हूं कैसे कहाँ खर्चा जाना है। ट्राई करोगे अब सम्स खत्म हो गया। सम्स मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया। एक ही टेक्निकल पॉइंट था बोरोड फंड का इंटरेस्ट कहाँ आता है, और दूसरा ये जो नीचे दिया हुआ है नोट्स वो ऑब्वियसली ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, तभी नीचे दिया हुआ है। जल्दी जल्दी बनाओ। जब पीएल बनाओगे तो यहाँ सेल्स आ जाएगा, यहाँ सीओएस आ जाएगा, तो और इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आपका फाइनल फिगर नेट प्रॉफिट या आप जो भी बोलते हो प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, या जिसको क्या बुलाते हैं अपने ईबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ईबीटी। आप इसको स्टेटमेंट के तौर भी प्रिपेयर कर सकते थे, सेल्स माइनस सीओएस जो आया माइनस ये आ जाता है अपना जो भी खर्चा माइनस करके फाइनल प्रॉफिट आता है ये, और इसमें अपने इसको ईबीआईटी बुलाते हैं, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अपना ईबीटी आ जाएगा। इस तरीके से भी बना सकते हो। एवरीबडी क्लियर है क्या सम्स? प्लीज बताओ कि मेरे को बनाना होगा, सच्ची बताना मेरे को बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। क्या आप खुद से ट्राई करोगे? क्या आप खुद से ट्राई करोगे? वादा करते हो आज करोगे तो प्लीज एक बार बोलो ना, कर रहे हो ना? हे भगवान, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? अरे बोल दो, बोल ना। आदित्य यस सर कर रहा हूँ, चिंता मत करिए, ठीक है। और देखिए, और बाकी लोग क्या हुआ? एक एक शेड्यूल बनाते रहना, चलते चलना। ट्राइंग विल ट्राई, सेम है, मैंने तो सब बता दिया। अब सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना है बच्चा लोग, सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना है। चलो ये करते करते एक दो मजेदार बात करूं। हाँ भैया करते चलिए, मजेदार बात तो चलता है। हम एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं बीच में सम्स के, भैया डिस्टर्ब मत कीजिए, यही तो मजा है, एक काम के बीच में दो काम। आप लोग मल्टी टैलेंटेड सीए एस्पिरेंट्स।
एक वर्ड बोल रहा हूं, बताइएगा ये कहां आएगा। ये कौन सा जगह जाएगा? और ये कौन सा जगह जाएगा? ये दो सैलरी का नाम है विच इज वेरी वेरी डिफरेंट। जो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया इसको कहाँ इंक्लूड करना है और कहाँ इंक्लूड नहीं करना है। अब देखते हैं आप लोग कितना स्मार्ट हैं और पकड़ पाते हो क्या। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, काउंटिंग हाउस सैलरी, ये कहाँ कहाँ जाएगा? पहले बताओ ड्राइंग ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा? मतलब आपको नाम से पढ़ के क्या लग रहा है, ये क्या है, ये कहाँ जाना चाहिए? दो ठो अटपटा चीज पूछ लिया ऐसे ही बीच में। आप ये कॉपी के टॉप मार्जिन में लिखोगे कि ये दोनों चीज क्या होता है और इसका कहाँ पे खर्चा जाना है, ताकि ये फन एलिमेंट है थोड़ा बहुत ऐसे ही। आदित्य बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ऑफिस ओवरहेड। राजन श्वेतम, दोनों ही एडमिन ओवरहेड है। बताओ बताओ सब कोई, जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं अभी, प्लीज रिप्लाई एवरीवन, एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। बाकी लोग क्वेश्चन एक बार स्टॉप करके बताओ। पायल भी एडमिन ओवरहेड, ट्विस्ट दूं? बताता हूं, ये वर्ड ध्यान से देखो, ड्राइंग ऑफिस मतलब ऑफिस को ड्रॉ करोगे क्या? नहीं नहीं, ड्राइंग ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बोलता है वो क्या काम कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। भैया ड्रॉ क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस, ब्लूप्रिंट्स की काम कैसे होगा, काम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे क्या पेचीदे मामले हैं, प्रोसेस क्या होगा इसको बनाने का। यानी कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहां बैठा है? फैक्ट्री में, फैक्ट्री में। तो ये कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। यही तो मजा है, नाम देख के लगा था कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग चल रहा है, प्रोडक्शन ऑफिस का काम चल रहा है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है। यानी कहां है ये? चलेगा आपका इसमें। भैया ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा नहीं हुआ क्या? नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो प्रायरली करते हैं, ये तो प्रोसेस बता रहा है फैक्ट्री में कि पहले माल इसमें जाएगा फिर माल इसमें जाएगा। तो उनको जो सैलरी देते हैं उन स्टाफ्स को जो कहां है? फैक्ट्री में बैठे हैं, उसको कहां जाना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। नाम सुन के एक बार दिमाग खराब हो गया होगा ऑफिस, इसीलिए मैंने ये दो पेचीदे मामले को बोला आप गलती करोगे, आप गलती करोगे। एक हुआ ड्राइंग ऑफिस सैलरी, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। क्यों? ये किसका सैलरी है? उन एम्प्लॉय लोग का जो फैक्ट्री में बैठ के ये बताते हैं ये माल को इधर से इधर पास कर, इस मशीन से पास करो, इस मशीन में डालो। तो ये किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट, काउंटिंग हाउस सैलरी। ये तो अब बोल ही नहीं पाओगे आप, बोल ही नहीं पाओगे आप। काउंटिंग हाउस सैलरी वेरी इंटरेस्टिंग। काउंटिंग हाउस, मालूम है काउंटिंग हाउस किसको बोलते हैं? ये हो गया गिनने का घर, काउंट करना, पैसा काउंट करना। काउंटिंग हाउस सैलरी आपका एडमिन ओवरहेड है या ऑफिस ओवरहेड है, जहां आपका काउंट होता है पैसा। काउंटिंग हाउस लिखा हुआ रहता है। यूके के जमाने में या पुराने जमाने में ना
जहां ऑफिसेज होती थी ना, वहां नोट गिनने का जगह या पेपर फाइलिंग करने का जगह, अकाउंट्स रखने का जगह, सबको काउंटिंग हाउस सैलरी बोलते थे। मतलब जो वो स्टाफ, जो लोग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, कैश मेंटेन कर रहे हैं, उनका सैलरी को काउंटिंग हाउस सैलरी बोलते हैं। और काउंटिंग हाउस सैलरी कहां आएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। क्या लिख लिए हो ये दोनों बात एवरीवन? ये कॉपी के टॉप मार्जिन में लिख लेना, फ्लेवर दिया हूं अलग से, क्योंकि ये दो टर्मिनोलॉजी है जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि भैया ये टर्म आ गया तो इसको कहां लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे कुछ खर्चे हैं जो जनरली लोग पूछते हैं मेरे से, भैया जीएसटी का क्या करेंगे? जैसे पहले क्लास दूसरे क्लास में काफी लोग पूछा था, बस वो आखिरी सवाल में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर खत्म। क्या यहां तक डन है एवरीवन? आप कौन सा सवाल कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 13। मैं भी करता हूं, आप मेरे से आगे चलो, ठीक है। हाँ भैया आप चलते चलो, हम लोग भी चल रहे हैं, ठीक ठीक। आओ, सबसे पहले बताओ क्या आएगा? सबसे पहले बताओ क्या आएगा? रॉ मटेरियल, रेडी, का ओपनिंग स्टॉक कितना वैल्यू है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना वैल्यू है? 1,40,000। परचेजेस कितना है? परचेजेस कितना है? 3,20,000 माइनस कुछ है क्या? क्या रिटर्न, कितने का रिटर्न है? 4,800। और फ्रेट कितना लगा था? फ्रेट इनकर्ड 16,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM 81। बताओ RM कंज्यूम्ड कितना आया? बताओ RM कंज्यूम्ड कितना आया? एवरीवन RM कंज्यूम बताओ। RM कंज्यूम चलो बताओ, नाटक नहीं। 291,200 आया सबका RM कंज्यूम। हम सब चीज लिख रहे हैं ना, बस देखते रहना। RM कंज्यूम सबका आया। डायरेक्ट लेबर दो ठो है, प्लस 80 भी है, पर 08 यानी 1,68,000, 8,000 और है। सबका ये आया क्या? किंजल बोली आ गया सर, सेम आया 291,200। मैंने कर भी दिया है कैसे आया। तो प्राइम कॉस्ट ऐड करते चलो, 459,200। फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ बनाना था क्या? नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड का कोई शेड्यूल नहीं बनाना था, तो इसके अंदर लिखते चलो, सारे आइटम लिखते चलो, लंबा बनेगा। जितने आइटम है लिखते चलो, मैं अमाउंट लिख रहा हूं, आप बताते रहना सही है कि गलत है, ठीक है। एक है 19,200, 10,000, 14,000, 52,000, 18,700, 4,200 और कितना है? 86,400, 46,050। देखो तो क्या यही है? ओ ये 864,000, 8 क्यों हम लिख दिए?
ये 46 ठीक से लिख देता हूँ। तो ये टोटल आया फैक्ट्री ओवरहेड 17,055,000। देखो तो फैक्ट्री ओवरहेड इतना आया क्या? फैक्ट्री ओवरहेड इतना आया क्या, पहले ये बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड में काफी अपोर्शन्ड खर्चे भी थे। कैसे आया हमको नहीं मालूम, आप करोगे बे, हमसे नहीं बना, नहीं बना तो मार खाओगे। यही चीज में आप मेरे साथ थोड़ा सा संभल के रहना। कैसे आया सब सिखा दिया, कैलकुलेशन गलती करोगे मेरे हाथ में नहीं है। मैं स्पून फीडिंग कंसेप्ट में दे सकता हूं, मैं स्पून फीडिंग आपको सम्स में नहीं दूंगा। जो वो रेशियो का कैलकुलेशन था वो सही से करना था, जो डेप्रीशिएशन का था सही से करना था। अमाउंट देख के पहचानो किसका क्या है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करो। ऑफिस एंड एडमिन शेड्यूल बनेगा इसका 1, और उसका टोटल बताओ कितना आया। मैं बताऊं 18,870। मेरे को ऋतिक ने लिख के भी दिया है, वेरी गुड ऋतिक। मैं सीओपी तक पहुंच गया हूं भैया, आपने इस बार ऊपर एडजस्ट कर दिया क्या? हाँ, वेरी वेरी गुड। सीओजीएस आ गया मेरा। सीओजीएस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक और शेड्यूल 2 है, जो कि आया 92,400। वेरी गुड ऋतिक। सीओएस आ जाएगा 714020। वेरी वेरी गुड एवरीवन। काफी लोग कर दिए हैं, काफी लोग मेरे को बहुत पहले बोल दिए हैं। वेरी वेरी गुड। देखो मैंने कर दिया है। अब ये सेलिंग कैसे आया, एडमिन कैसे आया, उसका शेड्यूल आप सोचो। फैक्ट्री का तो पूरा बाइफर्केशन दिखा दिया। बता दूं ये क्या है, इसमें ऑफिस में क्या क्या खर्चा है बताऊं। अमाउंट 6,500, 2,100, 800, 870, 8,600। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है ओवरहेड में? 6,500 इसमें भी है, 800 इसमें भी है, 33,600, 11,000, 22,500 और 18,000। अब पीएल बना दो। पीएल आप कैसे भी बना सकते हो, सेल्स माइनस रिटर्न भी था, सेल्स रिटर्न भी था, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। देयर वेर सेल्स रिटर्न 2, तो सेल्स आ गया 754। सीओएस ये बाई सेल्स हो गया। 2 सीओएस, जैसे अगर लेजर बना रहे हो तो इसका लेजर है ये कंडेंस्ड पीएल। 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट 390 इतना आया, बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ग्रॉस तो तब होता जब मैं सेलिंग का भी खर्चा नहीं लेता, मैं सिर्फ COGS अगर एडजस्ट करता तो ग्रॉस प्रॉफिट, बट मेरा COS तक निकला हुआ है, इसीलिए ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद टू इंटरेस्ट 4000 कैसे आया था, 2000 प्लस 2000, तो टू नेट प्रॉफिट PL में 35,980 नेट प्रॉफिट 35,980। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सबका यहां तक आ गया क्या? कुछ पूछना है पूछ लो, शर्माओ मत। ये था RM कंज्यूम्ड का डेटा, डायरेक्ट लेबर का डेटा, फैक्ट्री ओवरहेड का डेटा, एडमिन ओवरहेड और COS का नीचे है, फिर कंडेंस्ड PL। अब अमाउंट का नाम लिखना ये सब मेरा काम नहीं है, मैं बड़ा ही लेजी आदमी हूं। बाबू ओल्ड हो न्यू हो, जनरल बोलता तो लेते, वरना मैंने क्या बोला, ओल्ड कॉस्ट शीट मानोगे? कितने बार बोले आप लोग को एक ही बात। नंबर 1, क्या इस सवाल में कहीं लिखा न्यू कॉस्ट शीट? नहीं। कहीं से ये पता चल रहा है ये न्यू कॉस्ट शीट है? नहीं। अलग से एडमिन एक्सपेंसेस बार बार बोल रहा है और जनरल नेचर का भी नहीं बोल रहा है, हाँ तो ऊपर ही आएगा। वो आपको परखना होगा, हर बार परखना होगा आदित्य कि ये ऊपर आएगा प्रोडक्शन नेचर का मान के। ठीक है, ठीक है। मैंने बोला ना जब न्यू कर लोगे आपको हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा ऑफिस एंड एडमिन कहाँ आएगा। मैंने 2-3 हिंट दिया, या तो न्यू कॉस्ट शीट बनाने बोलेगा, या न्यू कॉस्ट शीट्स के आइटम रहेंगे, या जनरल वर्ड इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। ठीक, डन, एवरीवन डन। तो 1 भी हो गया, 13 भी हो गया। क्या बचा? केवल क्या बचा? 21 एंड ऑल आर डन। 21 इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। लेंदी बहुत है क्योंकि उसमें मैंने सारे बातें डाल दिए हैं। आपका इंस्टीट्यूट ने भी ये नया क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किया बुक में। अर्णव, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। आराम से देखिए कितने सारे पॉइंट्स है, कितने सारे पॉइंट्स है। आपको सिर्फ ये जज करना है ये कहां जाएगा। अमाउंट रियलाइज्ड भी दिया है, कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें अलग से आपको प्राइम कॉस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, COP, ठीक है, COGS, और ठीक है ये दिखाना है। तो सारा आप दिखाते ही हैं, यानी आपको नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाना है। अब देखो ये न्यू है ओल्ड है समझ में आ जाएगा, और फटाफट इस पे काम करना चालू करो। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, यानी न्यू कॉस्ट शीट। न्यू कॉस्ट शीट का एक बहुत ही बड़ा सवाल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऋतिक,
ठीक है, इजी था, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं था, आप मार्क कर सकते हो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे तो लास्ट में प्रैक्टिस क्या करोगे। 25-21 क्वेश्चन है, कितना टोटल क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन में ऑलरेडी 5 क्वेश्चन मार्क कर लिए हो। चलो मार्क करना है कर लो अलग से 13 को, बट 5 करने से भी चलेगा लास्ट में। हाँ, 21 को मार्क करो लास्ट में करने के लिए। 21 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे सारे एक्सपेंसेस मोटा मोटी समझ में आ जाएंगे कहाँ जाने हैं। तो 21 विल बी अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये टोटल 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए 21 में, मतलब लास्ट में ये 6 ही प्रैक्टिस करना है आपको लास्ट में। अब सुनो, सेल्फ प्रैक्टिस 1 में आप सारा सम्स में जिसमें जिसमें आपको दिक्कत हुआ और जो इंपॉर्टेंट है वो तो बनाना ही है, वो तो बनाना ही है। और तो और सेकंड प्रैक्टिस में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सम्स बनाने, ठीक है। चलिए, दिस विल कंप्लीट कॉस्ट शीट टुडे। कितना क्लास लगा मुन्ना? 6 क्लासेस, और पेज नंबर जहां एंड होगा वहां एंड कर दोगे, एंड वी विल कंप्लीट कॉस्ट शीट टुडे। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर बजट, बजट बनाएंगे, बजट। और फरवरी का महीना में बजट बहुत काम का चीज है ना। फरवरी का महीना आ रहा है, बिना बजट के 1 हफ्ता निकलना बहुत मुश्किल है। क्या सही बोला ना बच्चा लोग? - 21 ट्राई करोगे क्या कि मैं बता दूं? 21 ट्राई, आराम से ट्राई करो। सिर्फ खर्चा सब दिया हुआ है, कहां प्लेसिंग होगा ये आपको देखना है। नाम पढ़ो, सोचो। एक चीज खाली ध्यान रखना, जीएसटी दिमाग लगाना। जीएसटी का क्या करोगे, दिमाग लगा के करना। मैं बता दूं कि आप बताओगे? चलो ये बताओ, जीएसटी पेड ऑन अबव परचेजेस एट द रेट 18%, यानी जीएसटी भी पे किए थे कंपनी ने। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तक अगर आपको ये वर्ड का मतलब नहीं मालूम तो मैं बता दूं, इट इज वेरी सिंपल। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट ले सकते हैं मतलब इसको बचाया जा सकता है। देखो क्या होता है, अगर मैं किसी से खरीदता हूं कुछ और मेरा जीएसटी लगता है, जैसे हम लोग भी आईपैड और ये सब जब लेते हैं ना, हम लोग जानबूझ के कंपनी के नाम पे लेते हैं ताकि उसका इनपुट ले सके। पर्सनल नाम पे लेंगे तो हमारे को तो कोई जीएसटी आगे लाइफ में पे नहीं करना है भैया। पे नहीं करना है मतलब मेरी कोई कंपनी नहीं है जिसका जीएसटी नंबर है, मैं खुद एक जीएसटी नंबर नहीं है मेरा, तो मेरे नवीन क्लासेस की जीएसटी नंबर है। तो अगर मैं जीएसटी कोई ऑथोराइज्ड कंपनी में लेता हूं जहां जीएसटी नंबर है, तो पुराना जीएसटी जो मेरा लगा वो इनपुट के लायक हो जाता है। मतलब जब मेरे को टैक्स पे करना होगा ना जीएसटी का, तो मेरे को वो उसका अमाउंट रिबेट मिल जाएगा, यानी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनपुट मिलना। मतलब एकदम सिंपल भाषा में जब आप टैक्स चालू करोगे और समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूं कि भैया ये खर्चा अल्टीमेटली बच जाएगा, ये खर्चा अल्टीमेटली बच जाएगा, मेरे जेब से लगना भी नहीं है। देना पड़ेगा एक बार, आउटफ्लो होगा, बट दिस विल नॉट बी इनकर्ड। क्योंकि जब मैं फाइनली टैक्स दूंगा, सपोज मेरा खुद का टैक्स आया, सपोज मेरा 2 करोड़ का ही टैक्स बना और मैंने 1,80,00,000 तो टैक्स दे दिया था, तो मेरे को अब केवल कितना देना पड़ेगा, बाकी का 20 लाख। तो भैया मतलब आप बोल रहे हैं जो टैक्स लगा वो एक्चुअली कॉस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इनपुट के लायक है। सुन लो श्वेतम, जीएसटी नहीं आएगा ऐसा मत बोलना। अगर दिस वाज नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ये कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता। जैसे कि आप पर्सनल लेते हो, सोचो आप जब फोन लेने गए, सपोज आपने विथ टैक्स पेमेंट करते हो, आप बोलते हो ना कई बार, अरे टैक्स छोड़ना कच्चा में दे दे, या टैक्स लगाएगा तो और 18, या चलो आप फूड खाने जाते हो, कंपनी मतलब आप खाने गए हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने, वो 5% जीएसटी लगाता है, तो क्या आपको तो अल्टीमेटली उतना ही देना है। तो जीएसटी इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप बहुत स्मार्ट होंगे ना, तो आप ये सब बिलिंग कहाँ कराओगे, मालूम? कंपनी के नाम पे। क्या है भैया ये? ट्रैवलिंग, फूड एक्सपेंसेस।
तो फूड एक्सपेंसेस बोल के अगर कंपनी के नाम पे आप वो बिल बनवा दिए, उसमें बिल में आपको जीएसटी नंबर देना होगा कंपनी का, अगर वो बिल बनवाते वक्त आप वो काम कर लोगे तो आपका जो भी जीएसटी लगा होगा वो इनपुट मिल जाएगा। मतलब क्या, जब आप कंपनी से जब टैक्स दोगे, जीएसटी का पेमेंट करोगे तो आपको उतना का डिडक्शन मिल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अगर जीएसटी एलिजिबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्या ये बात सब कोई लिखोगे नोट कॉपी के टॉप मार्जिन पे? मैं ये सब छोटा मोटा बात का ना अलग से नीचे नोट नहीं लिखवाना चाहता, कॉपी के टॉप मार्जिन में लिखना चाहिए ताकि वो हमेशा दिखे। कॉपी के टॉप मार्जिन में लिखो ताकि वो हमेशा दिखे, जब जब कॉपी पलटो वो एक अलग से पॉइंट ऊपर दिखे कि इफ जीएसटी इनपुट इज अवेलेबल then it is not the part of cost, if the input is not available, input credit is not eligible, then it is the part of cost। ठीक है, बस इतना ही बताना था। अब आप क्वेश्चन नंबर लास्ट कर सकते हो, खुद से ट्राई करते चलो। बड़ा सवाल किंतु इजी सवाल। मैं आपको समय देता हूं पूरे के पूरे 10 मिनट। मैं नहीं बोलूंगा 10 मिनट, बस हिम्मत है तो नहीं बोल के दिखाइए आप। मैं 10 मिनट्स आपके सामने से ही हट जाता हूं, आराम से आप लोग करिए क्लास और सम्स, लास्ट सम्स फॉर द डे। आज जल्दी छोड़ दूंगा, रिपब्लिक डे है। चलिए।
नहीं, 5 मिनट और है। 5 मिनट्स क्लास गाइस, नहीं दे रहा है तो 5 मिनट और, जल्दी करिए। प्राइम कॉस्ट कितना आया बताएंगे? प्राइम कॉस्ट एवरीवन, प्राइम कॉस्ट बताइए कितना आया? प्राइम कॉस्ट जल्दी बताइए, प्राइम कॉस्ट कितना आया? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट टेल मी द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट एवरीवन। प्राइम कॉस्ट तक हो जाना चाहिए। सर डाउट है, क्या डाउट है? बोलो 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 बोलो। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय फंड्स, उसका डाउट है? वेरी वेरी गुड किंजल। लो दिखाता हूं। ये सब एक्चुअली ऐसा टॉपिक है ना जो इम्प्लॉई कॉस्ट जब कर लोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। यानी जब आप लेबर एज अ चैप्टर पढ़ लोगे तो आओ टेक्निकल बात सीखते हैं थोड़ा। आओ, कोई बात नहीं, आओ। रॉ मटेरियल परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड वी गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। यहां कहीं जीएसटी नहीं आया, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेजेस पेड, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉई, पीएफ एंड ईएसआईएस। देखो क्या होता है, एम्प्लॉय का स्टॉक ऑप्शन प्लान, प्रोविडेंट फंड, ये सब जो भी वेलफेयर के लिए अलग से पेमेंट करते हैं ना, वो कंट्रीब्यूशन मेड करते हैं अपने, यानी इकट्ठा करके रखते हैं, लास्ट में देंगे। क्योंकि पूरा, जैसे हमारे इंद्र भैया को हम लोग उनका सैलरी पूरा नहीं देते। भैया क्यों, आप मार लेते हैं? नहीं, हम उसके तरफ से सेविंग कर रहे हैं आज कि यार हमको मालूम है अगर हम इसको दे देंगे तो ये पूरा का पूरा उड़ा देगा, इसका जब बुरा वक्त आएगा ये यूज नहीं कर पाएगा। तो उस समय के लिए उसके पास रुपया बचे, जब ये कंपनी छोड़ के जाए या इसका टेन्योर हो जाए या इसका रिटायरमेंट आ जाए तो उसको उसका पैसा वापस दे दिया जाएगा। अभी हम इसको अपने पास रख रहे हैं, बट इसको हाँ सेट असाइड कर दिए, यानी हम इसको यूज नहीं करेंगे, एज अ खर्चा भी दिखा दिए और सेट असाइड कर दिए। तो ये एक खर्चा है। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, बोनस भी दिया, तो बोनस इज अ पार्ट ऑफ वेजेस। जो भी बोनस होता है वो एक्सपेंस ही है, यानी कॉस्ट है, तो वो भी पार्ट हो गया। तो ये आ गया 3570। एवरीवन समझ में आ रहा है? बताइए, डाउट क्लियर? हाँ, अब देखो मैंने कंपनी का नाम बताया था क्या है, इसीलिए उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या आया।
देखो 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 आदित्य, मैं यही बोला, मैंने इस बार पहली बार कंपनी के नाम पे जोर दिया, बोला उसका मेटल वेटल का काम है। ध्यान दिए थे? कंपनी का काम क्या था? इसमें ही था क्या कंपनी का काम कि नहीं था? लिखा हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, लिखा हुआ नहीं था, सॉरी सॉरी, वो तो उस सम्स में लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ, तो आप यहां देखो, आप रॉयल्टी पेड, अमाउंट पेड फॉर फ्यूल एंड पावर, अमाउंट पेड फॉर परचेजेस ऑफ इतना, ये सब को आप क्या ले सकते थे? इनडायरेक्ट नेचर का भी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप सिर्फ रॉयल्टी पेड यहां लिख के, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, जॉब वर्कर्स अलग है। देखो ये सब प्रोडक्शन नेचर का डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डिपेंड करता है। आप इसको और इसको नीचे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम लोग नीचे ही लिए हैं पावर एंड फ्यूल को। एक्चुअली दीज ऑल आर डायरेक्ट नेचर। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट है, लुब्रिकेंट, ऑयल्स, ये सब इनडायरेक्ट है बाबू। देखो आदित्य, इफ आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ना लोगे तो दिक्कत कहां आएगा? नंबर 1, प्राइम कॉस्ट का फिगर मैच नहीं करेगा और वो महंगा है। प्लीज सुनो ध्यान से, प्लीज सुनो ध्यान से। पावर एंड फ्यूल, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, अमोर्टाइज कर रहे हैं मोल्ड्स एंड पैटर्न्स को। और जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, these all are direct in nature, directly related to production। और क्योंकि ये ऊपर नहीं आ रहा है, ये नीचे आ रहा है भैया। जॉब चार्जेस हम इंप्लॉय कॉस्ट में ले ले तो देखो, ये लोग इंप्लॉय नहीं होता, बाहर वाले होते हैं, इंप्लॉयर नहीं होते। जॉब वर्कर्स बाहर वाले होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हम जॉब वर्क करवाया, तो उनको जो पेमेंट दिया वो खर्चा है, डायरेक्ट है, बट लेबर नहीं है, मटेरियल नहीं है, इसीलिए वो किधर आएगा? एक्सपेंसेस में। पहले बोलिए इतना क्लियर है? मैं एक एक करके डाउट क्लियर करता हूं। पहले बोलो जॉब एक चार्जेस का बात क्लियर है? जॉब चार्जेस लेबर में क्यों नहीं आया भैया? क्योंकि लेबर लोग कंपनी के पार्ट होते हैं, दे आर नॉट कंपनीज पार्ट, तो हम उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं या वेजेस नहीं दे रहे हैं, हम उनको जो पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट इन नेचर है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस और सैलरी, इसीलिए वो नीचे आ रहा है। पहले बोलिए ये ठीक है। अब ये दोनों का जो बात आया, जहां लोग को कंफ्यूजन होता है कि भैया हम फैक्ट्री ओवरहेड मान लिए, ये ओवरहेड नहीं है। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट नेचर का होता है, जो चाहिए होता है, मशीन को चलाने के लिए नहीं चाहिए, ये नॉर्मली भी लगता है। तो भैया पावर एंड फ्यूल हम नीचे भी ले सकता था क्या? देखो ले सकते थे, बट ये लोग यहां लिया है तो अपने भी कोशिश करेंगे अपने यहीं ले, पहली बार आया ऐसा आइटम। मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, आईसीआई जो अजम्पशन लेता है अपने को वही लेके चलना होगा कि ये डायरेक्ट इन नेचर का है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, देखो बुक में क्या वर्ड है, आओ पढ़ते हैं। और एक तो समझ में आ रहा होगा कि ये नीचे एकदम अमाउंट पेड फॉर परचेजेस ऑफ मोल्ड। अब इसका जब तुम लाइफ इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो मोल्ड्स एंड पैटर्न्स का जो तुम इसको अमोर्टाइजेशन करोगे तो आप कहां लोगे उसको? डेप्रिसिएशन इज समथिंग डिफरेंट। ये मोल्ड्स एंड पैटर्न्स फैक्ट्री का डायरेक्ट नेचर का कॉस्ट है, तो ये वहां मार दोगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट समझो आप, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। बाकी सब चीज चलाने के लिए लगता है, मोल्ड्स पार्ट है भैया। ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया, अगर हमको नहीं समझ में आता तो हाँ आप ये दोनों नीचे लिख सकते थे, मेरे ख्याल से नंबर नहीं कटेगा। फिर भी इस बात पे रिसर्च करते हैं कि ये क्या होना चाहिए। ये दो में आपका डाउट, मेरा भी मानना है आ सकता है कि आप ये दोनों को फैक्ट्री ओवरहेड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये और ये तो समझ में आ गया होगा क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। पहले बोलो यहां तक क्लियर है? अब जो पावर एंड फ्यूल
और मोल्ड एंड पैटर्न्स का बात है, पावर एंड फ्यूल और मोल्ड्स एंड पैटर्न का बात आया, वहां लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, भैया कंपनी का रिलेशन कैसा है, किस चीज से है, तो अपने को इतना बहुत समझना होगा कि अपने इसको कैसे इनकाउंटर करें। और एक्चुअली ना सारा चीज लाइन से दिया हुआ भी है। देखो अब जैसे तुम जो बोल रहे है ये पावर एंड फ्यूल है, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, ये हो गया इनडायरेक्ट नेचर, ये हो गया डायरेक्ट नेचर, ये हो गया डायरेक्ट नेचर। नाम से समझो, मेरे पास चैटे नहीं आ रही हैं, चैटे करो चैटे। ये तो क्लियर था, ये दोनों में डाउट था, बट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट नेचर का है, इसीलिए वहीं दिया है। जो इनडायरेक्ट नेचर का है वो स्टोर्स एंड रिपेयर्स है, इनडायरेक्ट। आओ आपको आईसीआई के बुक में लेके चलता हूं। देखो ये देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आओ पढ़ते हैं। विच आर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड इन द इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब बता सकते हैं कि वो उसके लिए डायरेक्टली था। एग्जाम्पल्स पढ़ो, एग्जाम्पल्स, पावर एंड फ्यूल एंड स्टीम मिला, रॉयल्टी पेड मिला, जैसे मैंने बोला ना बहुत कम होता है। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज लाइक पावर एंड फ्यूल, रॉयल्टी पेड। हायर चार्जेस फॉर हायरिंग स्पेशल इक्विपमेंट, जो भी स्पेशल इक्विपमेंट लेते हैं उसका हायरिंग चार्जेस, ठीक है। फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स एंड पेटेंट्स। देखो पेटेंट्स वही आ गया आपका, जो मैंने बोला क्या, आप रॉयल्टी टाइप का चीज हो गया, इसका जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्रॉइंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स, अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली फॉर द प्रोडक्शन। डायरेक्टली जो भी होगा वो उधर आएगा। देखो यहां स्पेसिफिक डिजाइन है, आपने तो बोला भैया फैक्ट्री ओवरहेड में लेना है ड्राइंग ऑफिस स्पेसिफिक नहीं है, जो स्पेसिफिक नेचर का होगा वो ऊपर आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड। प्लीज ये वाला पार्ट ध्यान देंगे। बाबू कितना mg हेक्टर, कितना पावर लगता है किलोवाट में पता रहता है, कितना फ्यूल कंजम्पशन डायरेक्टली है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है वैसा कि यार उसका जो फ्यूल है, उसका जो पावर है वो डायरेक्ट है। तुम इलेक्ट्रिसिटी से कंफ्यूज मत हो, इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग डिफरेंट, फ्यूल एंड पावर इज समथिंग डिफरेंट। फ्यूल एंड पावर इज वॉट वाला चीज हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज हो गया आपका, किलोवाट वाला चीज आ गया। पावर अलग चीज होता है, हॉर्स पावर वाला चीज। ये वाला पैराग्राफ इंस्टीट्यूट का बुक में देख लेना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बात भी किए थे, याद है क्या क्या मटेरियल में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस अगर प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, यानी अगर इनपुट नहीं लिया है तो वो भी खर्चा का पार्ट बनेगा। यहां इंप्लॉय में वेजेस, अलाउंस, पेमेंट ऑफ ओवरटाइम, बोनस, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स सच एज प्रोविडेंट फंड अंडर अदर सिमिलर फंड, अदर बेनिफिट्स, ठीक है। लिखो ये सारा बात, जाके कॉपी में लिखो ये सारा बात। एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट ये पांचों आपके इंस्टीट्यूट बुक में है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ये 6, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये। एक्चुअली मैंने उस समय आपको नहीं बताया क्योंकि मोल्ड्स, पैटर्न्स आप समझते ही नहीं, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। पावर, फ्यूल कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, यूटिलिटीज है ये सब। देखो
ट्रेसेबल है, ट्रेसेबल। इसमें तर्क वितर्क चलता है। देयर आर डिफरेंट स्कूल जो डिफरेंट बातें बोलेंगे। देखो बाबू, आप बोलोगे भैया ये तो गलत बात है, कभी कुछ कभी कुछ। मैं अगेन बोल रहा हूं, देखोगे आप, अलग स्कूल अलग अलग बात बोलता है। अलग स्कूल का मतलब भैया स्कूल पढ़ना पड़ता है उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था ना, देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स, या वो लोग जो लोग क्या करते हैं भैया, जो लोग अलग अलग बात से समझाते हैं चीजों को। जैसे यहां देखो, ये देखो ड्राइंग एंड डिजाइन यहां पे भी दिया, और ड्राइंग एंड डिजाइन यहां पे भी दिया, बट स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दिया। और दिखाओ, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट देखो, जिग्स फिक्चर्स एंड टूलिंग्स का यहां पे भी दिया है, और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट देखो 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 कहां गया, हे भगवान, इस बार हटा दिया। देखो अब ऊपर नहीं है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट हटा दिया। देखो वर्ड लिखा ही नहीं है, और मैंने जो बुक खोला उसमें लिखा हुआ था। तो देर आर डिफरेंट सेक्टर्स जहां दूसरा दूसरा बात किया हुआ है। मुन्ना, लड़ाई मत करना, जहां जो किया हुआ है वैसे भर लेना, ठीक है? ठीक है, बोलो ना। आप यहां ध्यान देंगे, देखो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट यहां भी लिखा है, नीचे भी लिखा होगा पक्का, ये देखो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। तो आप मेरा बात समझो कि इंस्टीट्यूट खुद भी, या काफी स्कूल्स खुद भी कंफ्यूज्ड है कि ये कहां जाने चाहिए। अपने रट ले, या फिर इसको हल्का फुल्का समझ ले कि नहीं यार ठीक है, नेचर समझ में आ रहा है। लिख सकते हो अजम्पशन, तो दोनों जगह चलेगा। सिर्फ आदित्य का मैसेज आया है इतना देर में, बाकी लोग क्या हुआ भैया, थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। मैं तो खुद बोल रहा हूं रटने जैसा चीज है, इसमें टेक्निकल क्या है, कुछ मैथ्स है क्या, कुछ अजम्पशंस है ना सिर्फ। अब वो तो आपको लेना है ना, ये तो मतलब अपने ऊपर हो गया कि नहीं भैया मेरे को ये लगता है, उसको वो लगता है। बोलो बोलो सब कोई। प्राइम कॉस्ट तक ठीक है, सब कोई का जवाब चाहिए। अजम्पशंस है, अजम्पशंस, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया, आओ समझाते हैं। किंजल वैसे तुम तो ले ही ली थी वो चीज, आओ दिखाता हूं, आओ देखो, मैं खुद ही बोल रहा हूं आईसीए खुद ही कंफ्यूज है। सुनना, देर आर सर्टेन अमोर्टाइजेशन जो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, विच डिफर कंपनी टू कंपनी, विच डिफर आइटम टू आइटम। अब भैया इतना स्पेसिफिक हम कैसे जाए, यही तो मैं बोल रहा हूं। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ नॉन प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, हम लोग को भी तकलीफ होगा कि यार ये तो कहां जाना चाहिए रे। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया नीचे लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे ख्याल से नंबर नहीं कटेगा। और नहीं तो नहीं, वी विल मेल टू आईसीआई अबाउट दिस क्लैरिफिकेशन कि आप कुछ चीज ऊपर भी लिखते हैं, कुछ चीज नीचे भी लिखते हैं, बताओ तो। भैया आपने तो बोला था हम लोग तो सीधा कंज्यूमेबल सब चीज नीचे लिख रहे हैं, बिल्कुल। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पकड़ना बहुत मुश्किल है, और वो भी एक्सपेंसेस। बस बोल दिया, एक्सपेंसेस का डेफिनेशन मैंने आपको बोला भी था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, जो डायरेक्ट लेबर नहीं है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अरे वाह, अरे वाह। अब यार हमको क्या मालूम कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उसके लिए एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट देखते हैं। अब एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्ट में कभी आप पावर एंड फ्यूल बोलते हो कि नीचे आएगा, कभी आप बोलते हो ऊपर आएगा। आप देखोगे ओवरहेड चैप्टर्स में भी पावर एंड फ्यूल, अच्छा ऊपर भी अपने हीट, लाइट एंड फ्यूल डिवाइड किए थे फैक्ट्री ओवरहेड में, देख लो सम्स था, देख लो सम्स था। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। लीट, हाइट एंड पावर। पावर को आपने डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने ऊपर नहीं लिया, और यहां आप बोल रहे हो एक्सपेंसेस में आएगा। तो मैं एक क्रक्स दे रहा हूं लास्ट में, सुन लो। अगर आप इन दोनों को लेते हो कहां, ये तो टर्मिनोलॉजी वो लोग जो इंस्टीट्यूट बुक में था उसको फॉलो कर दिया, कहां, फैक्ट्री ओवरहेड, इट विल नॉट बी रॉन्ग। आप इसको इनडायरेक्ट नेचर का ले सकते हो, मैं अलाउ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। भैया आपके अलाउ करने से कैसे होगा, आईसीआई नंबर काट लिया तो नहीं काटेगा, ये एक पेचीदा चीज है जो आप अलग से भी चार्ज कर सकते हो। बट अगर अब समझ में आ गया, पता चल गया, तो आपको दिक्कत क्या है वो चार चीज याद करने में, मेरे को ये बताओ। तो जब आईसीआई जो काम कर रहा है, जहां हल्का सा कंफ्यूजन है, इसको क्या बोलते हैं मालूम, एम्बिग्विटी। ये सीए फाइनल में तो ये वर्ड हर सम्स में आता है। आपको लगता है ऐसे होगा और होना भी ऐसा चाहिए, बट आईसीआई अलग अजम्पशन लेके करता है और उस हिसाब से करना होगा। जैसे सिंगल एंट्री में भी आप कर रहे होंगे, आप बोल रहे होगे भैया इस अजम्पशन से करे तो सम्स अलग, इस अजम्पशन से करे तो सम्स अलग, सिंगल एंट्री में भी ये चीज आएगा। तो काफी कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोई गला नहीं घोटेगा। ये हल्का सा अजम्पशन के कारण जो ऊपर नीचे आंसर होगा उसमें नंबर मिलता है। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ये दोनों कॉस्ट के बारे में थोड़ा रिलैक्स हुए, टेंशन मत लो। कहां है सब, मेरे को किंजल आदित्य का मैसेज लग रहा है खाली, और किसी का नहीं मिल रहा है। बाकी लोग बताइए, बस छुट्टी छुट्टी। प्राइम कॉस्ट क्लियर है, बाकी लोग। अब देखो ये है फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, देख लो। स्टोर्स एंड रिपेयर्स, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, सैलरी सुपरवाइजर का, एक्सपेंसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ओपनिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी। राजन बोल रहा है क्लियर है, किंजल बोल रहा है क्लियर है, आदित्य बोल रहा है क्लियर है। बाकी लोग क्लास करो लाइव, कहाँ है सब। ऋतिक कहाँ हो, आज तो काफी एब्सेंटीज है। श्वेतम, सब छुट्टी मनाने निकल गए, एक्सटेंडेड वीकेंड। ठीक है, बैकअप कर लेना। फिर क्वालिटी कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का जो आ गया। क्लियर है श्वेतम। फिर स्क्रैप रियलाइजेशन और प्राइमरी पैकिंग, इसमें सारे आइटम्स है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किस नेचर का, जनरल नेचर का। देख लो कितना सारा है, देख लो कितना सारा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और लास्ट में अपना देखो, अब यहां इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड ले लिया, गलत है ये, आईसीआई ने भी गलती किया है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, रॉन्ग रॉन्ग, ये यहां नहीं आएगा। 7,20,000 गलती है सम्स में, सम्स ही गलत है, आईसीआई का ये मिस्टेक है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना, ये काट देना। आपका जो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड है वो पीएल आइटम है, इट इज नॉट कॉस्ट शीट आइटम। ठीक है, यहां था क्या,
इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड ये नहीं आएगा। सीओएस में भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट फाइनेंशियल खर्चे नहीं आते। गड़बड़ किया हुआ आईसीआई के बुक में। तो दो बात गलत था आईसीआई के बुक में। गलत क्या बोलूं, एक तो अजम्पशन बेसिस पे, ये दोनों का क्या होगा, ये आप दो तरीके से ले सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ एंड आई थिंक आईसीआई विल बी ऑल्सो। और ये जो मिस्टेक है आईसीआई ठीक कर देगा, काफी मिस्टेक्स होते हैं बुक में, यानी इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, अपने को नहीं लेना। डन, एवरीवन कर लोगे? अब आप बना लोगे टोटलिंग करके? बोलो ना। क्या कॉस्ट शीट ओवर पार्टी दो पार्टी सर, एक चैप्टर हो गया। 10 नंबर जेब में, 10 मार्क्स जेब में। भैया वो लास्ट वाला सम्स ही कंफ्यूज कर दिया। अरे कंफ्यूजन नहीं है, आइटम्स इतना ज्यादा था ना कि अपने को लगा कहाँ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, अपने जितना बनाए उतना से ही अल्टीमेटली काम का है। एक सम्स के चक्कर में पूरा चैप्टर को मत डाइल्यूट कर देना। पहले बोलो हाउ वाज इट, हाउ वाज इट। मजा आया, मजा आया। कॉस्ट शीट मजा आया। 6 क्लास लगा अपने को, लोग 2-3 क्लास में खत्म कर देते हैं और वो भी सम्स भी बहुत कम। अपने को 6 क्लास लगा है विथ कंसेप्ट, इतना ज्यादा सम्स, सब कवर्ड। आग लगा दिए भैया, लिट, फायर फायर। नेक्स्ट चैप्टर इससे मजेदार, बजट। जय हिंद, बाय बाय। आज गेट लॉस्ट नहीं, जय हिंद।